हाँ जी, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी, दैट इज़ जो कॉमर्स का हमारा पेपर हुआ था 7 जनवरी को। आपको यहाँ से क्या पता चलेगा कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, सो दैट आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या हो सके, कवर अप हो सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से यूनिट से आया है और कौन से टॉपिक से आया है। आपने क्या करना है, यूनिट लिख के साथ में टॉपिक लिख लेना है, सो दैट आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ सको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का है और हमारे इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, है ना, मेरे बिना बताए ही आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो वेल एंड गुड। इसका मतलब आपने बहुत अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझा है और रिवाइज भी किया है। बट अगर आपसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुआ है तो इसका एक ही रीज़न है कि आपने अपनी तैयारी अच्छी तरह से नहीं करी है, या फिर आपने अच्छी तरह से उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, या फिर पढ़ा है तो डीपली नहीं पढ़ा है, बस ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। तो ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपने अच्छी तरह से डीपली हर एक चीज़ को पढ़ना है ताकि आपके क्वेश्चन सोल्व हो सके, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा किसका है, इकोनॉमिक्स का है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड राइजेज, जब गुड्स का प्राइस क्या होता है, राइज, किसके केस में, द डिमांड फॉर सब्सिट्यूट गुड। अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से। तो सब्सिट्यूट के गुड का प्राइस, वाई की डिमांड क्या होएगी, इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, सब्सिट्यूट गुड। फॉर एग्जांपल जैसे टी है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो मैं क्या करूँगी, कॉफ़ी पे शिफ्ट कर दूंगी, यानी कि मैं कॉफ़ी की डिमांड को क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइस। अगर यहाँ पे सब्सिट्यूट गुड की जगह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता तो हमारा आंसर क्या होता, फॉल। क्योंकि जब सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस राइज होता है तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, कम। फॉर एग्जाम्पल इंक एंड पेन, मान लो इंक का प्राइस इंक्रीज हो गया तो आप पेन की डिमांड क्या कर दोगे, कम, ठीक है जी। तो आपने जो क्वेश्चन है, ना सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है, आपने ये भी सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करके देते, जैसे कि सब्सिट्यूट की जगह वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देते तो मेरा आंसर क्या हो, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा कहाँ से है, इकोनॉमिक्स से है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें अभी डाउट है, क्योंकि जो इन्होंने ऑप्शन फ्रेम करके दिए हैं ना, वो ये भी सही है हमारा ऑप्शन और ये वाला भी सही है। तो इस क्वेश्चन को हम अभी छोड़ते हैं, मे बी ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए, ठीक है। आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी नहीं बता रही, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है लो, दैट इज लो वाली यूनिट से। और क्वेश्चन कहाँ से है, हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके पास क्वेश्चन आया है सेक्शन से। जब भी आप लो की यूनिट प्रिपेयर करेंगे तो मेक श्योर करना कि आप सेक्शन भी याद करें। बच्चे क्या करते हैं, जब हम बीकॉम में होते हैं या फिर एमकॉम में होते हैं, हम सेक्शन याद नहीं करते हैं, हम कहते हैं ये तो सीए वाले स्टूडेंट करते हैं, सीएस वाले स्टूडेंट करते हैं, बट नहीं, हमारे लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम तैयारी करते हैं यूजीएससी नेट की। बिकॉज एनटी क्या करता है, आपके पास सेक्शन में से आपको क्वेश्चन पूछता है। आपको वैसे तो पता होता है कि किस क्वेश्चन का क्या, बट हमें सेक्शंस याद नहीं होते और वहीं पे हम क्या कर देते हैं, फंसते हैं, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा इसमें से, सेक्शंस में से, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आंसर नंबर 4, दैट इज ये वाला। सबसे पहले हमारे पास क्या दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसर्न। फ्री कंसर्न क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलती हूँ। फ्री कंसर्न का मतलब होता है कि जो पार्टी है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में आई है, आपने कोई जोर जबरदस्ती, आपने उसको कोई धमकाया नहीं है, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है। सेकेंड जो हमारा पास आता है दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन है। जब आप सेक्शन करोगे ना आपको पता चलेगा, बहुत ईजी है याद करना, मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद सेक्शन आता है हमारे पास अनडू इन्फ्लुएंस का। अभी मेरे को सेक्शन याद नहीं है तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, वैसे इसके सेक्शंस भी हैं, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सा सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉड
उसके बाद है हमारे पास मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, तो कहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा ये, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका हमारे पास AEDBC, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। हाँ जी, अब मैंने सेक्शन बता देती हूँ आपको साथ के साथ इसके। सेक्शन 14 to 18 तक हमने अरेंज करना है, तो ये सेक्शन नंबर 14 में आता है हमारे पास। नेक्स्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 15 में, नहीं सॉरी, कोर्जन आता है हमारा सेक्शन नंबर 15 में। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस हम आता है सेक्शन नंबर 6। ठीक है जी, क्वेश्चन ईजी है, आपसे हो जाएगा अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफ एक्सिम बैंक। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें से आया है, बट उसमें से भी हो सकता है, या फिर जो बैंकिंग वाली हमारी यूनिट है उसमें से भी हो सकता है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है, दैट इज वर्कशॉप्स एंड सेमिनार। अब ऐसा ये जो क्वेश्चन है, अब इसको मैंने भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब आपने एक्सिम बैंक पढ़ लिया उसके बारे में कि एक्सिम बैंक का काम क्या होता है, एक्सपोर्ट का होता है, एक्सिम बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ, ये सब उसकी ड्यूटीज पढ़ ली। बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने एट अ टाइम सोचना होता है पेपर में बैठ के कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैल्यू एडेड सर्विसेज टू अ एक्सिम बैंक, तो ये कब होगा आपको कैसे पता चलेगा। इसकी नई जो वैल्यू एडेड सर्विस है वो वर्कशॉप्स एंड सेमिनार है, जब आप उसको अच्छी तरह से डीपली पढ़ोगे। कई बार बुक में इतना कंटेंट नहीं दिया होता, तो कुछ एक टॉपिक्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको आपने गूगल सर्च करना होता है, या फिर 2-4 एक्स्ट्रा बुक से आपको उनको पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आपको अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इट्स ओके, ऐसा कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। कुछ एक अगर आपके पास कॉमर्स में जैसे कि हमारे पास 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 100 क्वेश्चन में से 30 या फिर 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होता कि आपने पहले टॉपिक पढ़ा होता है पर ये नहीं पता होता कि वो क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे दिया। तो आपने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज़ करना होता है उस केस में। ठीक है, डरना नहीं है कि मेरे को ये क्वेश्चन आता नहीं है, इट्स ओके अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कहाँ से है, लो यूनिट से। और कहाँ से है ये, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंपनीज एक्ट, ये पूछे गए कि कौन से ईयर में आए हैं। ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ोगे इनको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सारे एक्ट पढ़ने हैं। अभी इस क्वेश्चन से आपने क्या ध्यान में रखने कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट को भी पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी पढ़ना है, और कंपनीज एक्ट को भी। तो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। सबसे पहले कंपनीज एक्ट ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि कंपनीज एक्ट कब आया। कंपनीज एक्ट हमारे पास कब आया था, 2013 में, 2013 में। नेक्स्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब आया मेरे पास, 1881 में। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ऑप्शन आपको सबसे पहले आता है ना आपने उसको मैच करना है। उसके बाद कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, 1872 में। नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब आया मेरा, 1930 में। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। देखो मैंने कहा था सबसे पहले मैंने कंपनीज एक्ट करा, कंपनीज एक्ट कब आया था मेरा, 2013 में। तो ऑप्शन डी का फर्स्ट, देखो मैंने तो क्या करे आपको समझाने के लिए सारे ऑप्शन चेक करे ना कि जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो 1881 में आया, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में आया। बट इन्होंने ऑप्शन इस तरह से फ्रेम कर रखे हैं कि आप एक ऑप्शन से या दो ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते थे। देखो एक का डी का 1 है, डी का 1 है। नेक्स्ट मेरे को पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया, तो मैंने सी का 4th करा। यहीं से मेरा आंसर क्या हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आपने क्या कर देना है, टिक। तो पेपर में आपने अगर मान लो आपको सिर्फ दो सेक्शन दो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये पता है कि एक एक्ट कब आया, जैसे आपको पता है कंपनीज एक्ट पता है और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पता है, आपको ये नहीं पता कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, तो इट्स ओके। आप कहाँ से जा सकते हो, ऑप्शंस में से। कई बार हमारा ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दो ही मैच करे और मेरे पास आंसर आ गया। या कई बार ऐसे होते हैं कि एक मैच कर आंसर आ गया। तो आपने ऑप्शंस के साथ भी अपने क्वेश्चन को क्या करना है, मैच करते चलना है। वैसे ही तो क्वेश्चन इजी था, हमें पता ही होता है कि क्वेश्चन कहाँ से कौन सा एक्ट कब आया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट से। ठीक है जी, यूनिट नंबर फर्स्ट से हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है, फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग द फीचर ऑफ फेमा, कि फेमा की फीचर्स क्या क्या हैं।
तो फर्स्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेगुलेट पेमेंट टू फ्रॉम पर्सन ट्रेटेड आउटसाइड इंडिया, ये हमारा ऑप्शन में आएगा, ये होते हैं, हाँ जी। नेक्स्ट इज आरबीआई कैन रिस्ट्रिक्ट द ट्रांजेक्शन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इफ इट इज़ डन बाय ऑथराइज पर्सन, यस ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद है फेमा अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, करेक्ट। आपने सिर्फ फीचर्स बताने हैं कि कौन कौन से फीचर फेमा के हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इसको पढ़ लोगे अच्छी तरह से। तो आपने क्या करना है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। मैंने क्या करना है ना, अब जो आपके जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, और जो भी जितने भी एक्ट है जैसे फेमा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सारे ये एक्ट्स पढ़ेंगे। एक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ फेमा को पढ़ा है, आपने एमकॉम में भी इसको पढ़ा होगा, अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट में बीकॉम में भी पढ़ा होगा, और जब आप तैयारी करते हो तभी पता चल जाता है, तभी भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपने कैसे कैसे उनको क्या करना है, अटैम्प्ट करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो मेरा तो गलत हो गया था, बट आप गलत मत करना, क्योंकि मेरे को सेक्शंस याद नहीं थी, टाइम इतना कम था कि मैं सेक्शन को भूल गई थी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आया है, इनकम टैक्स एक्ट से। यूनिट हमारी है इनकम टैक्स एक्ट, और जो टॉपिक आपका है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम 5 हेड पढ़ते हैं ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड पीजीपीपी, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो वहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, सेक्शन से। सेक्शन से बहुत ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है, एक मिनट, यस इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है राजे ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन में आएगा वो आएगा डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप का हमारा जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन नंबर 27, ठीक है जी। Which of the following is not a true as per IRD Act 1990 for the entry of private players into an insurance act? तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है बैंकिंग का, और टॉपिक है हमारा IRDA एक्ट 1999। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ये कुछ कंडीशंस आपको दी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। तो मेरा तो ये क्वेश्चन गलत हुआ था क्योंकि मेरे को ये याद नहीं था कि कौन कौन सी में क्या क्या अजम्पशंस हैं। इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी, ठीक है जी। कमेंट में इसका आंसर हम डिस्कस कर लेंगे। जब आप पढ़ते हो तब आपको ये पता चलता है कि किसका कौन सा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेंशन यूनिलेटरल रिलीफ। ये क्वेश्चन हमारे पास है, जो यूनिट है वो है इनकम टैक्स एक्ट, और आपके पास एक टॉपिक है यूनिलेटरल रिलीफ और बायलेटरल रिलीफ का, दैट इज डबल टैक्सेशन, ठीक है। टॉपिक का नाम है डबल टैक्सेशन। ये जो टॉपिक है ये मे भी आपने शायद बीकॉम में पढ़ा है, शायद नहीं पढ़ा, मेरे को भी ध्यान नहीं है। टॉपिक में हमारे पास क्या होता है, मैं आपको वो बता देती हूँ पहले। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है, बट जो उसकी इनकम है वो कहाँ से कमा रहा है, फॉरेन में। तो डबल टैक्सेशन में क्या होता है कि जो फॉरेन वाले पर्सन, यानी कि फॉरेन की गवर्नमेंट है, फॉरेन की गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी किस पे, पर्सन पे, उसकी इनकम जो उसने अर्न करी है कहाँ से, फॉरेन से। और एज कि वो इंडिया का सिटीजन है, तो इंडिया की गवर्नमेंट भी उस पर क्या करेगी, टैक्स चार्ज करेगी। तो इस हिसाब से जो पर्सन है वो 2 बार अपने इनकम पे क्या पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक यूनिलेटरल रिलीफ देती है। यूनिलेटरल रिलीफ कब देती है, एक होता है यूनिलेटरल रिलीफ और एक होता है बायलेटरल रिलीफ। यूनिलेटरल रिलीफ गवर्नमेंट तब देती है जब गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट का फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट या फिर कोई प्रोविज़न नहीं होता, और ये देते हैं एज पर सेक्शन, बाय यूनिलेटरल लीव दी जाती है एज पर सेक्शन 91, और जो बायलेटरल लीव है वो देते हैं हम सेक्शन 90। जो बायलेटरल लीव है वो कब मिलती है, जब गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट का फॉरेन गवर्नमेंट के साथ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। डबल टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कोई एक वीडियो में मैं आपको एक क्लास लेके वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। टॉपिक आप ले लिख लेने हैं क्या, डबल टैक्सेशन,
ठीक है, अब की बार तो इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, मे बी नेक्स्ट टाइम इसको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 4, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस। वहाँ से ये टॉपिक है, आपने बताना एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड मार्केट रेट, इनके मीनिंग दिए हुए हैं और आपने इनको क्या करना है, मैच करना है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास राजे ऑप्शन नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में हमारे पास ए ऑप्शन के ना फर्स्ट है और यहाँ पे चेंज है। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये एक ऐसा प्राइस होता है इन विच हम डोनेट करते हैं। मान लो $1 में $1 कितने रुपीज़ का है? मान लो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। तो मेरे को $1 लेने के लिए कितने इंडिया के कितने पैसे देने होंगे? 70 रुपये। तो ये क्या हुआ मेरा एक्सचेंज रेट। वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ करेंसी इन टर्म ऑफ सम यूनिट्स ऑफ अनदर कंट्री। अनदर कंट्री कौन सी होगी हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल इंडिया। एक यूनिट का प्राइस किस, इन टर्म्स ऑफ सम अनदर यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट रेट क्या सा होता है? जब आप जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल डाउन करते हो, कब? फ्यूचर में। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट, एक होता है फ्यूचर मार्केट। व्हेन ट्रांजेक्शन आर एंटर इनटू सेटलमेंट फॉर अ फ्यूचर डेट, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? मान लो 2 पर्सन है, 2 पर्सन के बीच में कुछ कंफ्लिक्ट हो गया, जो सेटलमेंट होता है उसको हम सोल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं? पर्सन अपॉइंट करते हैं ना, आर्बिट्रेटर। वहाँ पे इसमें आर्बिट्रेटर का मीनिंग नहीं पूछा, इसमें किसका मीनिंग पूछा है? आर्बिट्रेज का। पूछा है आर्बिट्रेटर के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पे हमें पूछा है आर्बिट्रेज के बारे में। आर्बिट्रेज क्या होता है राजे? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम रिस्क को क्या कर लेते हैं? मैक्सिमाइज। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिस्क लेस प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंस ऑफ एसेट इन अ डिफरेंट मार्केट। यानी कि हम इस तरह से अपनी डील को करते हैं कि जो हमारा रिस्क है वो कम से कम हो और जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है जी, नेक्स्ट इज डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है? It refers to a price of 1 unit of a foreign country in terms of some unit of a home currency। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोटेशन। एक होता है डायरेक्ट कोटेशन और एक होता है इनडायरेक्ट कोटेशन। आपने ये दोनों अच्छी तरह से पढ़ लेना है विद एग्जांपल। डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है। आर्बिट्रेज क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है, फ्यूचर मार्केट क्या होती है, एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मान लो आपको ना तो ये पता फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है, ना पता आर्बिट्रेज क्या होता है, ना पता डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, बट आपको ये तो पता है ना 100% एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो एक ऑप्शन सही हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज अरेंज द प्रीफेक्टरी इन्फॉर्मेशन ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। जो ये क्वेश्चन है राजे, ये हमारा है, आपने बिजनेस स्टैट्स देखा होगा, बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च। 2 यूनिट्स है ना, एक तो बिजनेस स्टैट्स है और एक रिसर्च। जो ये रिसर्च है ये हमारी यूनिट नंबर पेपर 1 में भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, दैट इज रिसर्च। ठीक है, तो ये वहाँ का क्वेश्चन है, इसको अभी आप क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पूछे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, जो यूनिट है वो है लॉ, और टॉपिक क्या है हमारे पास? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? दे आर अनजस्ट एनरिचमेंट। अब देखो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि आपको नहीं पता कि इसका क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान से, जब आपको पता होगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब आपको पता चलेगा कि किस में क्या देना। वैसे थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके पूछा है, लैंग्वेज बहुत टफ कर दी है, क्योंकि आप नहीं बता सकते हैं कि अनजस्ट एनरिचमेंट होता है, जस्ट एनरिचमेंट होता है, अनजस्ट एनरिचमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भी कहाँ से है? लॉ से है। जो टॉपिक है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दैट इज LLP। हम 2 पढ़ते हैं ना, एक तो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं 2008, एक पढ़ते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो पार्टनरशिप एक्ट है
उसमें हमारे पास जो पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। लेकिन एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट, एलएलपी एग्रीमेंट क्या कहते हैं, एक्ट क्या कहते हैं, जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड। यानी कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। अगर बिजनेस को लॉस होता है फ्यूचर में, तो जो पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को जो फार्म है वो यूज़ नहीं कर सकती अपने डेट को पे आउट करने में। ठीक है, अब आपसे पूछे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग आर द साइलेंट फीचर्स पूछे हैं, किसके, एलएलपी के। तो सबसे पहले तो देखो, कैन पार्टनर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। तो देखो जिसमें डी आ रहा है ना उस ऑप्शन को काट दो, डी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आंसर क्या बन गया, ए बी ई। यानी कि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड एलएलपी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, एक क्वेश्चन इन्हें क्या है, LLP is a legal entity separate from its partner. LLP does not enjoy a perpetual succession. No, LLP enjoy a perpetual succession. और जो इसका बी ऑप्शन है, LLP is a legal entity separate from its partners, का मतलब क्या है, पार्टनर्स अलग है और जो फार्म है वो है अलग। जैसे कंपनी के केस में होता है, कंपनी अलग होती है और जो उसमें मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो अलग होते हैं। तभी तो लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। अगर वो एक हो तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड ना हो जाए। ठीक है, तो देखा, इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कहाँ से करा, सिर्फ एक ऑप्शन से। मेरे को पता है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो जो डी ऑप्शन है उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया और मेरे पास आंसर आ गया। और आंसर क्या है, आंसर नंबर 1। यहाँ से आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चन कौन से पूछे गए, आपको ये भी देखना है कि मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। मेरे को सारे ऑप्शन नहीं पता, ठीक है, नहीं पता होते किसी को भी सारे ऑप्शन, पर एक ऑप्शन से भी हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं अटैम्प्ट अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट में। यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपको ये इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं और आपसे पूछी गई है इनकी एस्टैब्लिशमेंट डेट। सो सबसे पहले अमटाड। अमटाड हमारे पास कब आया था, 1964 को। WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी, 1995 को। नाफ्टा, नाफ्टा मेरा बना था 1967 में। ऑप्शन ये बना था हमारे 1994 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ मेरा, सेकंड, दैट इज ए का 3, बी का 4, सी का सेकंड और डी का 1। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डैश इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशंस हैड इन 1994। जो ये क्वेश्चन है ये भी आपका कहाँ का है, यूनिट नंबर फर्स्ट का, और टॉपिक है हमारा ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। अब देखो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए, ड्रॉप, क्योंकि जो दो रिजल्ट ब्रिटन वुड की कॉन्फ्रेंस से दो नेशन एस्टैब्लिश हुए थे, एक तो IMF और एक हुआ था हमारा IBRDA। लेकिन ऑप्शन में इन्होंने देखो अलग अलग पूछ लिया, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन जबकि आंसर हमारे कौन से करेक्ट है, दो पे दो, IMF और IBRD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है, बट इसका आंसर क्या होएगा, बोथ 2 एंड 3। ब्रिटन वुड की कॉन्फ्रेंस से दो इंस्टीट्यूशन हमारे पास आए थे, एक तो IMF और एक आया था IBIRDA। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ हैंडलिंग इंटेंशन। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 66। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा हमारे पास HRM में से, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में से। ये वाला क्वेश्चन अभी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी आपको इनके कुछ भी नहीं पता टर्मिनोलॉजीज के बारे में, बट मैंने आपको टॉपिक बता दिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अटपटा ही लगा लो, अटपटा था ये क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही डीप क्वेश्चन कहूँगी मैं इसको, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है बट ऑप्शन बहुत ज़्यादा घुमाने वाले थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सेकंड। सेकंड क्वेश्चन आंसर क्या है मेरे पास, करेक्ट है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, देखो आपने सबसे पहले इन ऑप्शंस को सारों को क्या करना है, रीड आउट करना है। आपसे इसमें पूछा गया है कि जो एक प्रोडक्ट है उसकी क्या प्रोसेस होती है कि वो एक फाइनल आउटपुट बने। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ई को, ये क्वेश्चन ना जब हम ये टॉपिक करेंगे बिजनेस फाइनेंस में से क्वेश्चन आया हुआ है ये,
जब ये क्वेश्चन का टॉपिक करेंगे ना, मैं आपको तभी समझा दूंगी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप स्किप कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 99% बच्चे इसको गलत करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व कैन नॉट बी यू शेप्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ये जो यूनिट है वो है हमारे पास इकोनॉमिक्स, और क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कोस्ट कर्व में से। कोस्ट कर्व में से आपको याद हो तो मैंने बताया था कि शॉर्ट रन में हमारे पास जो कर्व होता है वो यू शेप होता है, और जो लॉन्ग रन में कोस्ट कर्व होता है हमारा वो कैसा होता है, एल शेप। तो इन्होंने पूछे कि इनमें से कहाँ पे हमारे पास यू शेप कर्व नहीं होता। देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या कर्व हमारा यू शेप होता है? सोचो, नहीं। एवरेज फिक्स कॉस्ट में कभी भी कर्व क्या होता है, यू शेप नहीं होता। क्यों? यू शेप का मतलब क्या होता है कि कभी पहले तो हमारा जो कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रही है, उसके बाद कांस्टेंट हो रही है, उसके बाद कॉस्ट हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे पास हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। तो उसकी कॉस्ट ना तो हमारे पास इंक्रीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना इंक्रीज करती है, ना कांस्टेंट होती है, ना डिक्रीज होती है। उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या रहती है, हमेशा कॉस्ट क्या रहती है हमेशा मेरे पास कांस्टेंट। जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी क्या होता है, यू शेप होता है। एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी क्या होता है मेरे पास, यू शेप होता है। तो इसका आंसर उन्हीं ने दिया होगा जिन्होंने अपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ा होगा और समझा होगा। नेक्स्ट इज, देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपने इसमें दिमाग लगाना तो ये क्वेश्चन हो जाता। ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। यानी कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप इसमें से कौन सी चीज़ है जो आप नहीं करते हो। आपकी देखो, जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी जॉब परफॉर्मेंस भी क्या होएगी, लो होएगी। हम उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। हायर एब्सेंटिज्म, हम ज़्यादा एब्सेंट रहेंगे अपने काम से, हमारा मन नहीं लगेगा काम में, तो हम क्या ले लेंगे, ऑफ ले लेंगे। हायर लेबर टर्नओवर, जो लेबर हैं वो ज़्यादा जल्दी शिफ्ट करेंगे अपने वर्क को, पर इसमें से लोअर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, करेक्ट ए। लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं हमारे पास स्ट्रेस इतना होता है कि उस स्ट्रेस में हम क्वेश्चन को क्या कराते हैं, गलत कराते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, अब इसकी कोई सेल्फ प्रिपरेटरी आपने हर चीज़ तो आप पढ़ के नहीं जाते हो। ये क्वेश्चन अब ये तो है नहीं आपने रट्टे मारे होंगे इसके, सेक्शन से याद करे होंगे, नहीं। ये एट अ टाइम सोचने वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं, जहाँ पे हमें वहीं पे बैठ के हमें अपना दिमाग लगाना होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज अरेंज द फ्लोइंग स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्ट प्रोसेस इन अ प्रॉपर सिक्वेंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक कन्फ्लिक्ट टॉपिक है, मे बी कन्फ्लिक्ट है या पता नहीं कुछ, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, वैसा टॉपिक है ये हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, एचआरएम में से जो क्वेश्चन आते हैं ना, कहने के लिए एचआरएम है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बड़ी पजलिंग क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को कर भी नहीं सकते हैं, ऐसे वो कॉम्प्लिकेटेड से ऑप्शन आपको करके देते हैं। सो आई थिंक आज हमने इनफ कर लिए हैं, 17 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा देर की हो जाएगी, इतनी देर की आप सुनोगे भी नहीं और देखोगे भी नहीं। आधा घंटा की अप्रोक्स वीडियो हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम आगे भी करेंगे और भी जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आप एक दिन में इसको नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, क्वेश्चंस करने ही नहीं है, टॉपिक्स भी लिखने हैं और फिर उन टॉपिक्स को समझना भी है, ठीक है जी। तो आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी हम करेंगे कल। ओके, थैंक यू।